इन दिनों वह और भी अस्वस्थ और कमजोर होती जा रही थी। जीवन की डोर जैसे हाथ से छूटती जा रही थी। वह अक्सर यह बड़बड़ाती कि अब भला मुझ बुढ़िया से किसी को क्या मतलब, मेरे बीमार पड़ने से क्या फर्क पड़ता है। और यह सब सुनकर उनकी कर्कशा बहू का बड़बड़ाना चालू हो जाता था। ज्यादा किचकिच मत करो बुढ़िया, जितना कर रही हूँ उतना ही बहुत है। इनकी तो आदत ही है कि पहले सबके सामने खूब काम करने का बहाना करेंगी, सबसे तारीफ बटोरेंगी और उसके बाद बीमार होने का नाटक करके सबसे सहानुभूति लेंगी। इनके तो दोनों ही हाथों में लड्डू है। ऐसा नहीं है, माँ सच में थक जाती है। उन्हें इतना काम करने की आदत नहीं है और तुम्हारी मदद करने के लिए ही वो इतना काम करती हैं। तुम ऐसा मत सोचो कि वह सहानुभूति या प्रशंसा पाने के लिए काम करती हैं। सुरेश ने दबे स्वर में समझाया और इधर भैया भाभी के कमरे से आती हुई आवाज में शिल्पा के कदम पलांस को रुक गए। वह सुबह जल्दी उठकर माँ के लिए मसाले वाली चाय बनाकर ले जा रही थी। उसका तो मन किया कि अभी जाकर उन दोनों को खूब खरी खोटी सुनाए, पर अभी सुबह सुबह वह कोई हंगामा नहीं खड़ा करना चाहती थी। इसीलिए बड़े ही एहतियात से बिना चप्पल की आवाज किए वह सुधा जी के कमरे की तरफ बढ़ गई। शिल्पा जब माँ के कमरे में आई तो माँ उठ चुकी थी और फ्रेश भी हो चुकी थी। पहले का अवसर होता तो सुधा जी बिना नहाए और ठाकुर जी की पूजा किए बिना मुंह में पानी भी नहीं डालती, पर अब बीमार शरीर इतना लाचार होता जा रहा था कि सारे नियम व्रत उपवास को दरकिनार करना पड़ रहा था। लो माँ, आपके लिए गर्मा गर्म चाय। माँ हौले से मुस्कुराई, पर उनके निस्तेज चेहरे और गले की उभरी नसों को देखकर उनकी कमजोरी और हालत का पता आसानी से लगाया जा सकता था। शिल्पा के सामने एक माँ का वो चमकता हुआ रूप सामने आ गया। कितना अच्छा स्वस्थ हुआ करता था और अब कैसी हड्डियों का ढांचा बनती जा रही हैं। मुश्किल से उम्र के 7वें दशक में प्रवेश किया होगा सुधा जी ने, पर अभी उन्हें देखकर वह महीनों की बीमार लग रही थी। जब माँ चाय पीते हुए एक बार कमर सहलाते हुए कराहने लगी, तब अनायास ही शिल्पा के मुंह से निकल गया, मैं तो पहले ही कहती थी कि ज्यादा काम मत करो, नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। अपनी लाडली बेटी के मुंह से डांट के बोल सुनकर जहां एक तरफ सुधा जी को यह एहसास हो रहा था कि उनकी बेटी उनको कितना प्यार करती है, वहीं उन्हें इस बात का भी बड़ा मलाल था कि उनको यह काम मजबूरी में करना पड़ रहा है और उनकी बहू को उनके हालत की किंचित भी परवाह नहीं थी। सुधा जी शिल्पा से बोली, क्या करूं? अगर काम नहीं करूंगी तब सब कहेंगे कि ये अब बूढ़ी हो गई है, अब यह किसी काम की नहीं रही और मेरे बीमार रहने से किसी को क्या फर्क पड़ेगा। अच्छा, और ऐसा कौन कहेगा, जरा मैं भी तो सुनूं। शिल्पा ने पूछा तो सुधा जी ने मौन साधा। दरअसल शिल्पा शादी के बाद यह तीसरी बार मायके आई थी और हर बार अपनी माँ को पहले से कमजोर ही देखती जा रही थी। उल्टा उसने तो सोचा था कि भैया की शादी के बाद माँ को थोड़ा आराम मिलेगा। संजोग कुछ ऐसा हुआ था कि शिल्पा की शादी के ठीक 1 महीने बाद ही उसके भैया सुरेश की भी शादी हो गई थी। वैसे सुधा जी दोनों बच्चों की शादी कराकर एक तरह से खुद को बहुत हल्का महसूस कर रही थी। शिल्पा की शादी तो उसके पिताजी ही तय करके गए थे। हाँ, सुरेश ने अपनी पसंद की लड़की अंतिमा से शादी करने की जिद की थी, जो उसी के ऑफिस में काम करती थी। एक ही शहर में होने की वजह से बाहर उनका मिलना जुलना ज्यादा होने लगा। तब सुधा जी ने भी दोनों की शादी जल्दी कराना ही ठीक समझा। वैसे तो अंतिमा अच्छी थी, पर घर का काम करने में बड़ा कतराती थी और सास के किए गए काम का मोल समझने के बजाय इसे दोष देती थी। शिल्पा की सहेली शिविका उसके मायके वाले घर के पास ही रहती थी। उसी ने उसे बताया था कि तुम्हारी भाभी तुम्हारी माँ से बहुत काम कराती है और अक्सर सुधा जी बीमार रहती हैं, पर जब शिल्पा मायके आती तो ज्यादातर काम अंतिमा को ही करते देखती। तब उसे भी भाभी और भैया की बात सच लगती कि वह दोनों सुधा जी को ज्यादा काम नहीं करने देते हैं और माँ अपनी मर्जी से खुद को व्यस्त रखने के लिए ही काम करती रहती है।
पर जब शिविका ने फिर से वही बात दोहराते हुए कहा कि इधर कुछ दिनों से आंटी जी दिखाई नहीं दे रही हैं और वॉक पर भी नहीं आ रही हैं, लगता है बीमार हैं, तब शिल्पा को माँ की बहुत चिंता हुई। इधर एक तो फोन पर माँ की आवाज में थकावट साफ झलक रही थी, दूसरे शिविका ने बातों बातों में शिल्पा को फिर से बताया था कि सुधा जी का काम इतना बढ़ गया है कि अब वह सुबह की सैर को भी नहीं आ पाती। तब शिल्पा को लगा कि शिविका कहीं सही कह रही है। वैसे तो शिल्पा जब भी सुधा जी से पूछती कि माँ सच बताओ, भैया भाभी आपके साथ सही व्यवहार कर रहे हैं कि नहीं, तब तो माँ हमेशा टाल जाती थी। इसीलिए इस बार शिल्पा ने बिना फोन किए आना उचित समझा और अचानक शनिवार की सुबह सुबह मायके आधम की। चुपके से आई तो देखती क्या है कि भाभी अभी तक सो रही है और भैया दूध लाने गए हैं। उतनी सुबह माँ रसोई में चाय नाश्ते की तैयारी से पहले रसोई की सफाई कर रही थी और माँ को सर्दी भी हो रखी थी। दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड में अपने आप को शॉल से लपेटकर जिस तरह से माँ किचन में काम कर रही थी, शिल्पा को वह देखकर बहुत ही दया आ गई। शिल्पा को याद आ गया जब पापा जीवित थे, तब उन्होंने माँ को कभी भी सुबह सुबह रसोई में इस तरह काम करने नहीं दिया था। हमेशा घर में जो भी काम वाली रखी जाती थी, उसके साथ यह शर्त होती थी कि वह सुबह जल्दी उठकर आएगी और सबसे पहले किचन साफ करेगी। पर लगता है भाभी को सुबह देर से उठने की आदत थी, इसीलिए काम वाली को भी देर से ही आने को बोल रखा था और माँ को सुबह सुबह चाय पीने की आदत थी। आज सुबह माँ को किचन में चाय के लिए सॉस पैन और कुछ जूठे बर्तन धोते देखकर शिल्पा का कलेजा मुंह को आ गया। उसके मुंह से हठात निकला, यह क्या कर रही हो माँ? शिल्पा की आवाज इतनी तेज थी कि माँ के हाथ से भगोना गिर पड़ा और वह बिम्बार लगे हाथ से ही बर्तन उठाने लगी कि फिर उसको स्मरण हो आया कि अरे यह तो शिल्पा की आवाज है। फिर हाथ धोकर बोली, अरे बेटी, इतनी सुबह सुबह कैसे? इस बार तो तुम्हारा कोई फोन भी नहीं आया। कहकर उन्होंने जब शिल्पा को गले लगाया तो उनका बदन बिल्कुल गर्म था, जैसे कि बुखार हो। शिल्पा कुछ कहने ही वाली थी कि उसके पहले ही ऊपर से भाभी अपने कप्तान की डोरी बांधते हुए नीचे उतरी और शिल्पा को देखते हुए नकली खुशी दिखाते हुए बोली, अरे शिल्पा जी, आप कब आए? अरे अम्मा जी, आप किचन में क्यों आई? थोड़ी देर में तो मैं चाय बनाने ही वाली थी ना। फिर शिल्पा की तरफ मुखातिब होकर बोली, क्या बताऊं शिल्पा जी, मैं भी अम्मा जी को कितना मना करती हूँ, पर यह सुबह सुबह रसोई में पहुंच जाती हैं। तब तक शिल्पा बहुत कुछ समझ चुकी थी और जो नहीं समझी थी वह माँ की डबडबाई आंखों और थर्राते होठों ने बता दिया था कि इतनी ठंड में भी उन्हें इतना काम करना पड़ रहा है। शिल्पा उस वक्त सामने से तो कुछ नहीं बोली। शिल्पा ने ना तो अपनी भाभी को अंतिमा से लड़ाई की और ना ही माँ के साथ बैठकर चुगली की, बल्कि समस्या का ही प्रैक्टिकल हल ढूंढा जिससे किसी को कोई भी ऐतराज नहीं था। अगले 2 दिन तक उसने 2-3 काम वालियों से बात किया और फिर एक शाम भाभी भैया और माँ के साथ खुलकर इस बारे में बात किया कि भैया और भाभी, मैं सोच रही थी कि क्योंकि माँ को सुबह जल्दी उठने की और चाय पीने की आदत है और अब इस उम्र में सुबह उठकर चाय बनाना उनकी सेहत के लिए सही नहीं है, इसीलिए काम वाली ऐसी रखी जाए जो कि सुबह तड़के माँ की चाय बनाकर चली जाए और दोबारा आकर नाश्ता खाना वगैरह बनाए। इससे किसी की नींद में भी खलल नहीं हो पड़ेगी और माँ को सुबह सुबह गर्मा गर्म चाय भी मिल जाया करेगी। तब अंतिमा ने आगे बढ़कर कहा, यह तो अच्छी बात है जीजी, क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठती हूँ तो मुझे दिन भर ऑफिस में भी नींद आती रहती है, क्योंकि मैं रात में देर तक काम करती हूँ। मेरे ऑफिस का टाइम है 10:30 बजे, इसीलिए मैं अक्सर 7:30 या 8 बजे तक सोकर अपनी नींद पूरी करती हूँ। अगर सुबह सुबह कोई काम वाली अम्मा को चाय बनाकर दे जाए
तब मेरी नींद भी पूरी हो जाया करेगी और अम्मा जी को चाय भी मिल जाया करेगी और उन्हें सुबह उठकर अपने लिए और सबके लिए चाय भी नहीं बनाना पड़ेगा। शिल्पा ने कहा, बिल्कुल सही कह रही हैं भाभी। एक काम वाली बुद्धि है जो सुबह आने को तैयार हो गई है। वह सबसे पहले माँ को एक कप चाय बनाकर देने के बाद ही किचन की सफाई और बाकी काम करेगी। अभी काम वाली थोड़े ज़्यादा पैसे तो लेगी, पर उसे मैंने साफ साफ कह दिया कि इस ठंड में माँ को पानी वाला कोई काम नहीं करने देना है। अब आप लोग भी उससे मिलकर आगे की उसकी तनख्वाह वगैरह की बात कर लीजिए। और भाभी, आप यह मत समझना कि मैं आगे बढ़कर आपकी गृहस्थी में घुसपैठ कर रही हूँ। बस इतनी सी बात है कि एक बेटी होने के नाते मैं अभी अपनी माँ की परेशानी अच्छी तरह समझ रही हूँ, इसीलिए उनकी सेहत और सहूलियत को देखते हुए यह बदलाव करने का सोच रही हूँ। बाकी आप लोगों की राय भी बहुत मायने रखती है। आपके मन में कोई और उपाय हो तो खुलकर बता सकते हैं। शिल्पा के ऐसा कहने पर मन ही मन अंतिमा को अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि उसने अपनी सास को माँ के बराबर बिल्कुल भी नहीं समझा था। सुरेश भी शिल्पा के इस कदम से सहज महसूस कर रहा था। माँ की तबीयत में दिन प्रतिदिन गिरावट से वह भी बहुत परेशान था। आज शिल्पा ने बेहद प्रैक्टिकल समाधान दे दिया था।